गोष्ठी के मुख्य प्रस्तोता प्रोफेसर संदीप राणा जी से आग्रह करता हूं कि कृपया वो अपना विषय रखें। संदीप राणा जी। थैंक यू मोहित। सर दिनेश कुमार जी, प्रोफेसर केशी अरोड़ा जी, डॉक्टर जगवीर जी, प्रोफेसर एस सी गोयल जी, ज्ञानचंद बंसल जी और पंचनाद शोध संस्थान से जुड़े हुए सभी प्रबुद्धजन, सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपसे बातचीत करने के लिए, सबसे इंटरेक्ट करने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपसे बातचीत रूबरू होने का ये मौका दिया गया। आवाज मेरी सुनाई दे रही सभी को? मोहित जी क्लियर है सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले जो आज का विषय है और लर्नेड, यहाँ पर हम सभी गणमान्य व्यक्ति हैं तो सभी फैमिलियर हैं। आज का जो विषय है इस कोविड-19 की सिचुएशन के दौरान भी और फ्यूचर में भी हम कैसे हौसले से इसको फेस करें, तो बहुत साधारण सी, जनरल सी और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कुछ बात रखने की मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम सभी परिचित हो गए हैं इस कोविड-19 की सिचुएशन परिचित हुए हैं और बहुत सारी चीजों में बदलाव आया, स्टेटस में बदलाव आया है, हमारी सोशल एक्टिविटीज में भी बदलाव आया है, हमारे काम करने के तरीकों में भी बदलाव आया है। तो बहुत सारी चीजों में बदलाव आया। तो सबसे पहला जरूरी है कि अगर हम निर्भय होकर हौसले से, कॉन्फिडेंस से किसी चीज को फेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसको एक्सेप्ट करें। तो पहला पॉइंट तो यही है कि इन बदली हुई परिस्थितियों को हम एक्सेप्ट करें कि हाँ ये चेंज तो है और चेंज इज द मोस्ट स्टेबल फिनोमिनन इन दिस वर्ल्ड। बदलाव होता रहता है, कभी हमारे स्वास्थ्य में होता है, कभी हमारे रिश्तों में होता है, कभी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में होता है, कभी नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है। तो बदलाव एक कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है और हम बहुत बार उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज को और इस वजह से थोड़ी परेशानी होती है हमें। तो अगर हमें इसको निर्भय होकर फेस करना है तो सबसे पहला जरूरी है कि हम इसको एक्सेप्ट करें, इन बदली हुई परिस्थितियों को एक्सेप्ट करें। सेकंड है कि एक्सेप्टेंस के बाद, इन बदली हुई परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने के बाद जो भी जरूरी चेंज है हमारी सोच में, हमारे स्वभाव में और हमारे व्यवहार में, एक्सेप्टेंस के बाद हम वो बदलाव करें अपने। अब परिस्थितियां बहुत सारी हमारे हाथ में नहीं है, हाँ है, दो जगह है, एक बाहर है, एक उनकी हमने अपने एक मेंटल इमेज बना ली। बाहर की स्थितियों का बदलाव संभव मेरे हाथ में नहीं। अच्छा, नहीं है जो उसकी वो मनोस्थिति मेरे हाथ में है, उसमें बदलाव संभव है। और जैसे मेरी मनोस्थिति में बदलाव होता है, मेरी सोच में बदलाव होता है, मेरे विचारों में बदलाव होता है, तो बाहर की परिस्थितियों से लड़ने की ताकत में ज्यादा हो जाती है। तो एक्सेप्टेंस के बाद हम अपनी सोच में और व्यवहार में जरूर बदलाव करें, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा सा ही होने जाता है। हमारी आउटिंग, मोहित मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? Yes sir, you are audible sir. बहुत सारी चीजों पे पाबंदियां हैं, बंधन है, बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, लेकिन एक चीज पे बंधन कहाँ है? हमारी सोच पे बंधन कहाँ है? हमारे सपनों पे बंधन कहाँ है? एंड एज वी थिंक सो वी बिकम। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो रिस्पॉन्स है वो हमारे हाथ में है। सही भी है कि हम सभी में से जिम्मेदार वही है जिसकी रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी बेहतर है, उसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोच
परिस्थितियां तो नहीं है बस में, लेकिन उसके प्रति जो रिस्पॉन्स है, उसके प्रति जो हमारी सोच है, उसमें बदलाव संभव है। और हम सभी जानते हैं इस बात को कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपन टू अस एंड 90% हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट। तो हम अपनी सोच में बदलाव कर सकते हैं, हम सकारात्मक रख सकते हैं उस सोच को, अपने तरीके से उसको वॉच कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। और हम जरूरी बदलाव अपने व्यवहार में भी लेके आए, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, या जो भी सावधानियां हमें रखनी होती हैं, उन सभी सावधानियों को हम, ये फैसला हम ही कर सकते हैं। मतलब वी आर दी ओनली पर्सन हु कैन यूज आवर एबिलिटी, यू आर दी ओनली पर्सन हु कैन यूज योर एबिलिटी। हम अपनी ताकत को दुनिया में सिर्फ हम ही यूज कर सकते हैं और कोई नहीं यूज कर सकता। हमारी सोच को सिर्फ हमें बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता, हमें ही उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो सोच में और व्यवहार में बदलाव करके हम चीजों को बेहतर तरीके से फेस कर सकते हैं। और हर सिचुएशन, हर कुछ हमें सीखने का मौका देता है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी के ऑप्शंस हमारे लिए क्रिएट करता है। इन परिस्थितियों में भी हम देखते हैं, अगर क्योंकि सभी प्रभु काफी लर्नेड लोग हैं यहाँ, और मुझे तो हो सकता है आप सबसे कुछ सीखने का मौका मिले, तो इन परिस्थितियों से भी हमने काफी कुछ सीखने की कोशिश की है। अगर मैं उसका एक सकारात्मक पहलू देखता हूँ, तो फ्रीडम मूवमेंट के बाद या उससे पहले कुछ घटनाएं हुई, तो काफी कुछ हमें यहाँ से सीखने की अपॉर्चुनिटी हुई है। पहली बार कुछ सोचने पे मजबूर हुए हैं, हम इस डायरेक्शन में सोचने लगे हैं कि हमें भारत को अगर तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, हमें पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाना पड़ेगा और आत्मनिर्भर भी होना पड़ेगा। हम अपने पैरों पे खड़े होंगे तभी हम सरवाइव कर सकते हैं, बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी है, और प्रधानमंत्री जी को भी श्रेय जाता है इस बात का कि उन्होंने एक चर्चा का माहौल तो बनाया कि हम आत्मनिर्भर हों। सोचने तो लगे उस तरीके से। अब कैसे आत्मनिर्भर होंगे, किस तरीके से होंगे? जब हम सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी मजबूत होंगे, अंदर से मजबूत होंगे। जैसे इस पेंडेमिक ये चर्चा का विषय सामने आया है कि हम हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर तरीके से जो है हम मजबूत करें, उस पे और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वो WHO डिफाइन करता है हेल्थ को कि हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, और अब एक वर्ड उसमें और जोड़ दिया है, एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, भी हम स्वस्थ हैं। केवल बीमारी का होना ये परिचायक नहीं है कि हम स्वस्थ हैं। तो अगर हम मन से कमजोर हैं, अगर सोच से कमजोर हैं, अंदर से ताकतवर नहीं है, तो हम बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा मन अगर द्वंद में है, कॉन्फ्लिक्ट में है, उलझन में है, किसी तरह की दुविधा में है, परेशानी में है, एक्सरसाइज नहीं होगी, मैं बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होऊंगा, अवेयर नहीं होऊंगा, माइंडफुल नहीं होगा, होश में नहीं होऊंगा, तो बेहतर तरीके से चुनाव नहीं कर सकता चीजों को, और आगे कैसे बढ़ूंगा, एज ए कंट्री कैसे बढ़ेंगे, जरूरी है। अब मन से मजबूत कैसे होंगे, ये जरूरी है बात यहाँ देखने की। हम मन से मजबूत होंगे जब हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, हम अपनी ताकत पे खेलेंगे। और when we focus on our strengths, there is no need to counter the limitations. हम अपने, देखो, व्यक्ति का निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा। उनके बाहर मैं बात ये कर रहा हूं कि हम आत्मनिर्भर भारत की एक चर्चा हुई है इस कोविड-19 की सिचुएशन में, और हम सबको इस तरफ सोचने की तरफ हम आगे बढ़ने लगे हैं कि कैसे हम इस एज ए कंट्री जीत सकते हैं इस डायरेक्शन में। मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि हम एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी, एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रो होंगे तो दीवारों से देश नहीं है, जिंदा लोगों से है। अगर यहाँ के लोग ताकतवर होंगे, बेहतर होंगे, अच्छी सोच के होंगे, काबिल होंगे, और पूरी प्रकृति से जुड़ के रहने वाले होंगे, उसका हिस्सा बन के रहने वाले होंगे, और अंदर से, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का वक्तव्य था, ऑल पावर्स विद इन यू,
पूरे यूनिवर्स का हिस्सा हम बन के रहेंगे, अंदर से ताकतवर होंगे, तो व्यक्ति के निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण खड़ा हो जाएगा। तो हम इस तरफ कम से कम एक सोचने का एक माहौल बनाया है, और ताकतवर तब बनेंगे जब हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे। तो क्यों ना हमारे शिक्षण संस्थानों में, हमारे सीखने सिखाने की व्यवस्थाओं में ऐसा माहौल बने कि हम अपने विद्यार्थियों की ताकत को पहचानने के साइंटिफिक तरीके अडॉप्ट करने लगे। संभव है, ये संभव है। ऐसे बहुत सारे साइकोमेट्रिक टूल्स अवेलेबल हैं जहां हम ये स्ट्रेंथ को टैप कर सकते हैं, और उसी दिशा में अगर हम उसको आगे बढ़ाने लगे, हम उसको एज ए होलिस्टिक पर्सन अगर हम उसको तैयार करें, न कि सिर्फ एक एकेडमिक्स में बेहतर करे, वो एज ए पर्सन भी डेवलप हो, एज ए प्रोफेशनल नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग भी वो बेहतर डेवलप हो। तो अगर वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेगा, अपनी स्ट्रेंथ को बेहतर करने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। जब हम दूसरों से कंपैरिजन नहीं करेंगे, हर आदमी, यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी का फिंगरप्रिंट मिलता है क्या? पूरी दुनिया में किसी का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। हम सब में कुछ ना कुछ यूनिक है, हम सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, हम सब की कोई ना कोई ताकत है, हम सब बहुत काबिल हैं, हम सब बहुत बेहतरीन हैं। आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल मैंने क्लियर सुनाई दे रही उससे पूछा कि आवाज सुनाई दे रही है क्या? मोहित ने रिस्पॉन्ड किया कि सर आवाज सुनाई दे रही है। इस एक सेकंड के कम्युनिकेशन में मोर देन 12-13 बिलियन सेल्स ऑफ द ब्रेन वर इन्वॉल्व। 12-13 अरब से ज्यादा सेल्स ब्रेन के इन्वॉल्व थे इस छोटे से एक सेकंड के कम्युनिकेशन में, कि मैंने पूछा कि आवाज सुनाई दे रही है क्या, दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स आया कि सुनाई दे रही। बायोलॉजिकली वी आर वेल इक्विप्ड, जेनेटिकली वी आर वेल इक्विप्ड। अगर हम कहीं कमजोर होते हैं तो साइकोलॉजिकली होते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि हम अपनी ताकत पे नहीं खेलते, हम अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेलते। वो इसलिए होते हैं कि हम दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं, वो इसलिए होते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े होने की बजाय दूसरों के भरोसे रहने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए हम कमजोर कई बार रहते हैं कि दूसरों से हमारा संवाद कैसा रहे, इस पे हमारा बहुत ध्यान रहता है, लेकिन खुद से हमारा संवाद कैसा है, वो इस बात की चर्चा हम भूल जाते हैं। वो इसलिए भी हम कमजोर रहते हैं कई बार कि पूरे यूनिवर्स की ताकत से, इस अध्यात्म की ताकत से, इस प्रकृति की ताकत से कहीं ना कहीं हमारा ज्ञान अधूरा रह जाता है। और एक फिंगर कोशिश करती है, एक हाथ कोशिश करता है कि मैं इस शरीर का मालिक हूं। हम प्रकृति का मालिक बनने की कोशिश की तरफ सोचने लगे थे, लेकिन प्रकृति ने एहसास कराया कि तुम मेरा हिस्सा हो, तुम मेरे मालिक नहीं हो। पूरे ब्रह्मांड का हम हिस्सा है। जब उसकी एनर्जी हमें, हमारे में से बहती है, बहेगी, अगर हमारे से संवाद बेहतर होगा, सकारात्मक होगा, अगर मेरी सोच का दायरा बड़ा होगा, अगर मैं समाधान का हिस्सा बनने की कोशिश करूंगा, तो नो डाउट ये हमारे आध्यात्मिक, जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं, और ये भली जानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि शिष्यो अहम, मुझ में ही पूरी कुदरत की ताकत है, तो मैं कमजोर कहाँ हूं। तो मेरा ये मानना है कि हम मन से बेहतर कैसे होंगे, तभी हम शरीर से बेहतर होंगे, और तभी हम सामाजिक रूप से बेहतर होंगे। और एक एक व्यक्ति अगर बेहतर होगा तो पूरा समाज बेहतर होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब मैं खेलता हूं तो मुझे लगता है देश खेलता है, जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है देश पढ़ता है। जब हम कुछ बेहतर करते हैं तो देश बेहतर करता है। क्योंकि एक स्कूल के बाहर ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी, हिसार के एक स्कूल के बाहर ये लाइन लिखी हुई है कि देश का असली धन बैंकों में नहीं, शिक्षण संस्थानों में है। अगर स्कूल्स में क्रिएटिविटी पनपेगी, तभी विश्वविद्यालयों में पेटेंट होंगे। तो जरूरी है कि एक ऐसी कवायद शुरू हो, और उस कवायद की अपॉर्चुनिटी कोविड-19 ने हमें दी है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम कैपेबल कैसे हों, आत्मनिर्भर कैसे हों, और हमारी सोच सकारात्मक होके हम अपने आप को भी डेवलप करें, और अपने कंट्री को भी जो है कैसे खड़ा कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो जब ऐसी अपॉर्चुनिटी की ये परिस्थितियां बनी हैं, तो हमें इसको सकारात्मक ढंग से सोचने की कोशिश करनी चाहिए। तो दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बनने लगेंगे। एज वी थिंक सो वी बिकम। तो हमारे हाथ में एक ही चीज है, वो है हमारी सोच। सोच
सोच के बदलाव से ही हम अपनी मनोस्थिति को ताकतवर करके एक मोहित, आपका माइक शायद ऑन है, मैं आपसे पूछता हूँ कि पीछे एक साइंटिस्ट थे, मोटर न्यूरॉन डिजीज थी उनको, उनकी डेथ होगी, वो दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आप उनका नाम जानते हैं क्या? उनका डेथ हुआ। हाँ, अभी डेथ हुआ सर। हॉकिंस। हाँ, स्टीफन हॉकिंस सर, स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस। मोहित, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या स्टीफन हॉकिंस हमारी तरह लेक्चर दे सकते थे क्या? नहीं सर, वो तो अपनी एक चेयर पे, मोटराइज चेयर पे रहते थे और आंखों की पुतलियों से ही जो कुछ भी उन्हें कहना है वो समझा पाते थे। मोहित ने बताया कि वो हमारी तरह परीक्षा नहीं दे सकते थे, वो हमारी तरह खाना नहीं खा सकते थे, वो हमारी तरह जोक नहीं सकते थे, वो बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी तरह नहीं कर सकते थे। लेकिन मैंने पूछा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट जो है उसका नाम बताओ, तो आपने बताया स्टीफन हॉकिंस। वो क्या कर सकते थे मोहित? वो सोच सकते थे अच्छा। दुनिया में ताकतवर वही है जिसकी सोच सकारात्मक है और जो अच्छा सोच सकता है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि भारत के एक लोकप्रिय राष्ट्रपति का नाम बताओ जिसको विशेषकर विद्यार्थी वर्ग प्यार करता है, प्रेम करता है, तो कौन है उनका, क्या नाम है उनका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर अखबार बेचने वाला व्यक्ति भारत का एक लोकप्रिय राष्ट्रपति हो सकता है और बहुत छोटा सा, बहुत साधारण से परिवार से उठ के, और बात कितनी बार ही आती है कि वो चाय बेचते थे या उसके उस तरह के काम में इन्वॉल्व थे, अगर वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हो सकते हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना? तो साधनों की दिक्कत नहीं है, साधना की दिक्कत है, सोच की दिक्कत है, और ये सिर्फ भारत पे लागू नहीं होती। अगर मैं ये पूछूं कि अमेरिका के किसी पॉपुलर राष्ट्रपति का नाम बताओ, तो हो सकता है कि अब्राहम लिंकन का नाम आए, ओबामा का भी नाम आ जाए, ठीक है ना? तो कहाँ ये परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां हमें अवसर प्रदान करती हैं कि जिसमें हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर हम उनको एक्सेप्ट कर लें, अगर हम उनके बारे में जागरूक हों, अगर हम होश पूर्वक हों, अगर हम उनके बारे में माइंडफुल हों और अपने पर्सनल रिसोर्सेज को, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज कर लें, तो वो परिस्थितियां ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो जाती हैं और नो डाउट कि वहीं से कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े अवसर निकलने लगते हैं। और मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में भारत के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी खुलेंगी। दुनिया के बहुत सारे देश इस तरफ देखने लगे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक देश, एक बड़ा अवसर है और इस तरफ देखने लगे हैं। तो मुझे लगता है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी बढ़ेगी इन फ्यूचर। मुझे ऐसा दिखाई देता है। हेल्थ का सेक्टर बहुत बेहतर होगा। हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्रिएटिविटी प्रमोशन की कोई स्कीम होंगी, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई कैलेंडर होगा, ताकि हम अपनी ही खोज हो और हमारा ही इंफ्रास्ट्रक्चर हो और हम अंदर से मजबूत होंगे। जैसे कभी नालंदा तक्षशिला की बात होती थी, तो दोबारा से अपने रूट से जुड़ना पड़ेगा, दोबारा से उन्हीं, क्योंकि एक लाइन है कि हर समस्या का समाधान बन गए होते, काश अंदर से इंसान बन गए होते। तो अब वो कवायद फिर से शुरू होगी, जहां सिर्फ हम एकेडमिक एक्सीलेंस की बात ना करें, ह्यूमन एक्सीलेंस की बात करें, प्रोफेशनल एक्सीलेंस के साथ साथ एज ए पर्सन भी हम डेवलप हों, जिसमें हमारा वैल्यू कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड ने हमें अपने परिवार से बहुत नजदीक से जुड़ने की अपॉर्चुनिटी दी। एक दूसरे के काम में मदद करने लगे। कितना अच्छे से जो है ये बात का एहसास हुआ, एक दूसरे के काम का हमें एहसास हुआ। हम क्वालिटी टाइम हमने अपने परिवारों में बिताया, तो हम उसका सकारात्मक पहलू भी देखें। बहुत अच्छे से एक दूसरे से जुड़ने का जो है हमें परिवारों में हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। वर्क फैमिली बैलेंस का हमें महत्व पता लग गया है। मैं आज यहाँ गांव में हूँ अपने, और यहाँ नेटवर्क का काफी प्रॉब्लम भी है और हो सकता है कि कभी ये बीच में कोई कंटिन्यूटी बंद भी हो सकती है। मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए पहले से ही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने घरों में रह के भी
कितना सारा काम हम कर सकते हैं। ये बात का एहसास हमें पहली बार हुआ कि मैं गांव में हूँ इस समय और आप सबसे इंटरेक्शन मेरा हो रहा है, तो कहाँ हम पहले इस तरीके से सोचते थे, ठीक है ना। तो बहुत बार मैंने अपने समय का सदुपयोग करना सीखा है। यह चीज हमें एक बात अच्छे से एहसास हुई कि हम इस कुदरत का हिस्सा हैं, इस नेचर का हिस्सा हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं। ये बात हमें एहसास हुआ। और एक मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से, और ये सही भी है, मैं इस पे काफी रिसर्च का विषय है साइकोलॉजी का। एक स्पेन का यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च कंडक्ट किया अभी, ये साइंटिफिक है, प्रोफेसर दिनेश कुमार जी अभी बता रहे थे इनके बारे में जब बायोडाटा पढ़ रहे थे, काफी रिसर्च का अनुभव है इस तरह का। तो एक 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 स्पेन की यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च कंडक्ट किया, 40 कंट्रीज का उसमें डाटा था, और इंडिया से हमारा गुरुजम्बेश्वर विश्वविद्यालय उसने पार्टिसिपेट किया। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से मैं ही उसको कोऑर्डिनेट कर रहा था इंडिया की तरफ से। तो उसमें ये था कि कोविड-19 के दौरान कितनी दिक्कतों में लोग आए हैं और उन दिक्कतों का सामना किस कंट्री ने बहुत बेहतर तरीके से किया। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ इसमें। ये एक साइंटिफिक रिसर्च थी और 40 कंट्रीज का इसमें डाटा था। तो स्पेन की यूनिवर्सिटी ने जब डाटा पब्लिक किया तो वो प्रोफेसर थे एक निकोलेट, तो उनका मेरे पास मेल आया कि सर मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि हमारे इंडिया के डाटा में कोई एरर है, क्योंकि इनकी रेजिलियंस की एबिलिटी सबसे ज्यादा आई है, गिर के उठने की जो ताकत है, सिचुएशन के साथ अडेप्ट करने की जो ताकत है, बाउंस बैक करने की जो ताकत है, वो सभी के सभी 40 कंट्रीज में सबसे ज्यादा आई है। ये एक रिसर्च का डाटा था जिसके साथ मैं पर्सनली उससे जुड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि दिक्कत नहीं है, इंडिया से सैंपल इसका सेलेक्ट किया, ये शायद में भी नेक्स्ट मंथ ये पब्लिक डोमेन में भी आएगा, मीडिया माध्यम से भी, रिसर्च आर्टिकल्स के माध्यम से भी। ऐसे तो उन्होंने दोबारा से कुछ डाटा कलेक्ट कराया, तो 1000 लोगों को हमने दोबारा अप्रोच किया उनमें से रैंडमली, और दोबारा भी वही रिजल्ट आया कि रेजिलियंस की जो एबिलिटी है वो इंडियंस में सबसे ज्यादा है। वैसे ही किसी ने ये बातचीत नहीं कह दी कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बात बिल्कुल सटीक है, आज भी सही है आज भी, कि हम कितनी परेशानियों में हैं, कितनी दिक्कतों में हैं, लेकिन गिर के उठने की जो ताकत है इन भारतीयों में बहुत ज्यादा है। और मुझे एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते से मैं चीजों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखता हूँ। मुझे तो कुछ ऐसा सा एहसास हो रहा है कि भारत की परिस्थितियां बहुत तेजी से सकारात्मक रूप से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। कम से कम एक चिंतन बेहतरीन इस तरफ होने लगा। तो दूसरा मेरा वक्तव्य यही था, इस बात का कहना था कि हम अपनी सोच में और व्यवहार में बदलाव लेके आए। अगर मेरी सोच में बदलाव होगा तो परिस्थितियों से लड़ने की ताकत मुझ में ज्यादा आ जाए, ऐसा मुझे लगता है। तीसरा पॉइंट मेरे को लगता है कि बहुत साधारण सी ये बातचीत है, सभी लर्नेड लोगों परिचित भी हैं हमसे, कि हम अपने दिन की दिनचर्या थोड़ी सुनिश्चित कर लें। अगर हम इस दौरान अपने दिन की दिनचर्या थोड़ी सुनिश्चित कर लें कि हमें पूरा दिन में क्या क्या करना है, क्या थोड़ा सा शेड्यूलिंग हो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हो जाए। मेरे दिन की शुरुआत अगर योग से हो, प्राणायाम से हो, प्रेयर से हो, दोबारा से लौटना पड़ेगा इस हिंदुस्तान को, इस देश को, इन चीजों के बारे में। सच है बात, ये साइंटिफिक है, पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब मेडिटेशन का कंसेप्ट दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आ गया, ठीक है ना। लेकिन हम थोड़े से पीछे हैं अभी भी, सोचने तो लगे हैं लेकिन पेस ऑफ चेंज बहुत स्लो है। इसको मुझे लगता है फास्ट करने की थोड़ी सी जरूरत है, इसमें थोड़ा सा तेजी लेके आने की मुझे लगता है जरूरत है, क्योंकि बहुत लर्नेड प्रोफेसर्स यहाँ इस गोष्ठी में इन्वॉल्व है। तो मैं अपने मन की बात भी यहाँ रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा से कुछ ऐसे शिक्षण संस्थानों में माहौल बने कि जहाँ एज ए पर्सन हम डेवलप हों, और दिन की शुरुआत अगर योग से हो, प्रेयर से हो, अध्यात्म से हो, ध्यान से हो, पॉजिटिव अफर्मेशन से हो। डॉक्टर कलाम की 5 लाइन्स बहुत अच्छी थी और कितना गहरा चिंतन था,
बहुत अच्छा था ये लाइन, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस, गॉड इज विद मी, आई एम ए विनर, टुडे इज माय डे। शुरुआत बहुत सकारात्मक हो, ऊर्जा से भरपूर हो, और मुझे लगता है पूरा दिन हमारा बहुत बेहतर तरीके से बीत सकता है। तो इस कोविड-19 की सिचुएशन को तभी फेस करेंगे अगर हम जागरूक होंगे, माइंडफुल होंगे, होश में होंगे, और हम अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा शेड्यूल कर लेंगे, हम स्ट्रक्चर्ड कर लेंगे उसको, ठीक ना, हम उसको शेड्यूल कर लेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से हम चीजों को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा। फोर्थ पॉइंट इसमें ये है कि जो भी करें हम उसको होश पूर्वक करें, उसको माइंडफुली करें, उसको ध्यान से करें, उसको वर्तमान में रह के करें, क्योंकि वर्तमान में रहना ध्यान की एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। ऐसे तो हम जो भी एक्टिविटीज करें, हम सुबह योग करें, प्राणायाम करें, प्रेयर करें, हम फिफ्थ पॉइंट पे ये बातचीत हम कर रहे थे कि ग्रेटिट्यूड को अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो भी उससे हमारी मनोस्थिति बहुत सकारात्मक और बेहतर होती है। प्लस सेइंग थैंक यू इज मोर देन स्पिरिचुअलिटी। अगर हम एक्नॉलेज करते हैं उस बात को, उन सभी चीजों को जो हमारे पास है, अप्रिशिएट करते हैं उनको जो हमारे पास है, तो जो चीज हमारे पास नहीं है उसके मिलने की भी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी उलझन है, लेकिन हमारे पास फिर भी बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ बेहतर है। तो अगर हम ग्रेटिट्यूड को एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सोच उससे सकारात्मक होती है। हम इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझें कि दुनिया में बहुत सारे लोगों से हम आज भी बेहतर हैं। हमारे पास जो भी संसाधन है, जो कुछ भी है, ऐसा बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी है। और हमारी जो अपनी स्ट्रेंथ है, हमारी जो अपनी काबिलियत है, हमारी जो अपनी सोच है, ये भी बहुत सारे लोगों से बेहतर है। तो हम ग्रेटिट्यूड, हम थैंकफुल हों उन सभी के लिए जिससे हमारा अस्तित्व है, जिससे हमारा जीवन है। इस प्रकृति के लिए थैंकफुल हों, भगवान के लिए हम थैंकफुल हों, हम अपने परिवार के लिए थैंकफुल हों, हम अपने टीचर्स के लिए थैंकफुल हों, और उस परिस्थिति के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए हम थैंकफुल हों जिससे हमारा व्यक्तित्व निर्माण हुआ है, जिससे हमारे ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे को आगे जीवन में बढ़ने का हौसला मिलता है। तो हम उन सब के लिए थैंकफुल हों। तो अगर ये थैंक्स का, धन्यवाद का भाव हमारे अंदर होगा, और एंड एक्नॉलेजिंग व्हाट वी हैव इज द सोर्स ऑफ ऑल अबंडेंस। जो हमारे पास है उसको एक्नॉलेज करना, उसको अप्रिशिएट करना, उसको अगर हम अप्रिशिएट करते हैं, उसको हम एक्नॉलेज करते हैं, तो बहुत सारी चीजों के रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो हमारी मनोस्थिति को सकारात्मक रखती है। तो इस कोविड-19 की सिचुएशन को भी हम होके फेस करेंगे कि जो चीज हमारे पास है हम उसके लिए तो थैंकफुल हों, हम उसके लिए तो हम एप्रिशिएशन का भाव हमारे अंदर। एक पॉइंट इसमें ये है कि हम इस दौरान फिजिकली, हो सकता है बहुत सारे लोगों से हमारी कनेक्टिविटी ना भी हो पाए, लेकिन हम किसी न किसी माध्यम से अपना सामाजिकरण जो है वो ये प्रक्रिया हम जारी रखें। हम अपने दोस्तों से, परिवार के सदस्यों से, सामाजिक सदस्यों से हमारा संपर्क बना रहे। तो इस दौरान हमारे अंदर अकेलेपन का भाव ना आए, लोनलीनेस की फीलिंग हमारे अंदर ना आए। तो हमें लोगों से कनेक्ट होके रहना जरूरी है। हम एक दूसरे से अपनी कनेक्टिविटी बना के रखें, किसी भी माध्यम से रखें। हम ई रिसोर्सेज के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। तो हम लोगों से जुड़े रहेंगे, हमारा संबंध एक दूसरे से बना रहेगा, और हम मन की बात को शेयर करते रहेंगे। जो भी कुछ मेरे मन की बात है, अगर उसमें मेरी शेयरिंग होती रहेगी तो मैं अकेलेपन का एहसास कम होगा और परिस्थितियों को फेस करने की ताकत हमें ज्यादा रहेगी। तो इस दौरान भी हम, चाहे हमारी फिजिकल कनेक्टिविटी कम भी है, लेकिन हमारी सामाजिक दूरियां
कम ना हो। फिजिकल दूरियों के होते हुए भी हमें अपनी सामाजिक दूरियों को हमें नहीं बढ़ाना है। एक दूसरे के संपर्क में हमें रहना है, अपनी कनेक्टिविटी को हमें बना के रखना है, ताकि अकेलेपन के एहसास से हम बचे रहे। और एक पॉइंट इसमें ये है कि सारा दिन हम ये कोविड-19 की जो न्यूज है कि सारा दिन देखिए कितने जो वो सकारात्मक पहलू है जो उसको भी देखें। जैसे जो रिकवरी रेट है वो कितना बेहतर है, बहुत अच्छा है, कई सारे देशों से बेहतर है, कई कंट्रीज से बेहतर है। और ये साइंटिफिक, जैसे मैंने आपको बताया कि रिकवरी रेट हमारा काफी बेहतर है। जो रेजिलियंस की एबिलिटी थी, जो कोपिंग एबिलिटी थी, जो परिस्थितियों से जूझने की ताकत थी, वो भारतीयों की रिसर्च सर्वे में ये बात निकल के आई कि औरों से बेहतर है। तो जो चीज बेहतर है हम उसकी तरफ भी ध्यान दें। सिर्फ कोविड-19 की न्यूज सारा दिन अगर मैं उस वही नेगेटिव फीडबैक मेरे अंदर अगर रहती चलते चलते चले जाएगी तो कई बार मनोस्थिति भी वैसी सी हो जाती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 की सिचुएशन ने इन परिस्थितियों ने हमें कुछ चीजों का एहसास कराया कि हम आत्मनिर्भर होके हम व्यक्ति एज ए पर्सन बहुत बेहतर डेवलप होके आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और आत्मनिर्भरता जो है हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर सकती है। बहुत सारी चीजें सामने देखने को मिली। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, असहयोग आंदोलन और उसके दौरान ये हिस्ट्री में हम पढ़ते थे कि पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि चाहे वो थाली बजाने की बात थी, चाहे वो जनता कर्फ्यू की बात थी, चाहे वो एक दिन दिया जलाने की बात थी, तो पूरा देश एक साथ नजर आया। तो क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र और उस प्रजातंत्र में इतनी बड़ी विविधता, जिसमें कितनी भाषाएं अलग हैं, जिसमें लोगों का खान पान अलग है, जिसमें बहुत सारे रीति रिवाज अलग हैं, जिसमें लोगों को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे वो आपस में बंधा हुआ है। अध्यात्म पूरे देश को एकजुट में बांध के रखता है, हमारा संविधान देश को एकजुट में बांध के रखता है, हमारे बहुत सारे रीति रिवाज हमें एक दूसरे से बांध के रखते हैं। तो कितना वो चीज सामने देखने को मिली कि आज भी पूरा कंट्री एक साथ खड़ा हो गया, चाहे वो एक दिन सबने दिया जलाना था। तो इस एकता का एहसास हमें यहाँ देखने को मिला है। हम अपने हेल्थ सेक्टर को और हमें मजबूत करने की जरूरत है। ये जरूरत हमें एहसास हुई किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेंथ को टैप करके और उस स्ट्रेंथ से खिले। मुझे तो बहुत बेहतर तरीके से ये लगता है, मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात से, और रिसर्च भी सपोर्ट करती है साइकोलॉजी की इस बात को कि एज ए पर्सन अगर हम डेवलप होंगे तो डेफिनेटली एज ए कंट्री भी हम डेवलप होंगे। व्यक्ति का निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा, और इस व्यक्ति के निर्माण में शिक्षण संस्थानों का बहुत बेहतरीन योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। तो शिक्षण संस्थानों में हम बायोलॉजिकली वेल इक्विप्ड हैं, बहुत काबिल हैं, तो हम मानसिक रूप से भी, मनोवैज्ञानिक रूप से भी सशक्त हों, हमारी सोच ताकतवर बने। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों की खोज अपने ही देश में होगी, बहुत सारी चीजों पे हम खुद ही निर्भर होंगे, और हम सिर्फ अपने लिए रास्ता नहीं खोजेंगे, दुनिया के लिए रास्ता खोजेंगे। हमारी बहुत पुरानी परंपरा, बहुत पुरानी सोच रही है, हमने सम्मान किया इस प्रकृति का, नदियों को, पहाड़ों को, पेड़ों को पूजने की परंपरा रही है हमारे यहाँ। हम प्रकृति का हिस्सा बन के रहे हैं, उसका मालिक बन के नहीं रहे हैं। तो दोबारा से भी एहसास हुआ इस बात का हमें कि ये प्रकृति का हिस्सा है, हम मालिक नहीं है, पूरे यूनिवर्स का हिस्सा है हम, इस ब्रह्मांड का हिस्सा है हम, और उसकी ऊर्जा का हमें एहसास होगा तो दोबारा से बहुत बेहतर तरीके से खड़े होंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अगर हम इस कोविड-19 की सिचुएशन को फेस करेंगे तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस से, एक्सेप्टेंस से और एक सकारात्मक सोच से, इन तीन चीजों से हम निर्भय होकर और अपनी ताकत पे खेलकर, इन चार चीजों से जो है हम निर्भय होकर इस कोविड-19 की सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से फेस कर सकते हैं। तो मेरा इतना ही कहना था इस आज की गोष्ठी में, इस आज की बातचीत में आप सभी से।
सभी प्रबुद्धजनों से। तो मैं दोबारा से एक बार पंचनाद शोध संस्थान का आभारी हूँ, थैंक्स करता हूँ कि इतने प्रबुद्धजनों से बातचीत करने की अपॉर्चुनिटी मुझे दी गई, और सभी लर्नेड लोगों का मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ, सभी का शुक्रिया करता हूँ। Once again, I am very thankful to all of you. Thank you very much. और सरल शब्दों में हमें कोविड-19 की अवधि में और भविष्य में निर्भय होकर सामना करने के लिए कुछ टिप्स दिए और हमें प्रेरणा दी और हमें एक उत्साह आपने आज भरा है। कोई सवाल जवाब है तो मेरे से कर सकते। अभी हम आपके वक्तव्य के बाद इसी तरह का प्रश्न उत्तर या कोई भी हमारा साथी अपनी बात रखना चाहे तो यही सत्र अब हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले कुछ साथी, कुछ गणमान्य लोग हमारे साथ और जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमारे पंचनद शोध संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बी.के. कुठियाला जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है सर। हमारे साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर के.सी. शर्मा जी भी जुड़े हैं, तो आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सर। इन्हीं के साथ हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर राजीव अंग्रीश जी पंचकुला से, डॉक्टर एस.के. परिहार जी जयपुर से, और डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल जी और श्री अनिल जी अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं जी। तो अब ये मंच प्रश्नोत्तर के लिए खुला है और कोई भी साथी हम में से अगर अपनी भी कोई बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके बारी बारी से हम प्रश्न रख सकते हैं। या फिर मोहित, इसमें 2 क्वेश्चन अभी इस पे आए हैं, तो मैं उनके बारे में बातचीत कर सकता हूँ अभी। जी सर, जरूर सर। हाँ, अभी एक क्वेश्चन इसमें आया है, शायद मैडम स्नेहलता जी की तरफ से है। As a renowned psychologist, how would you view the practices regarding immunity boosters? तो मैं यहाँ क्योंकि साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो उसी बारे में बात रखना चाहता हूँ, उसी कॉन्टेक्स्ट में चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे हमारा बायोलॉजिकल इम्यूनिटी की हम बात करते हैं, ऐसे ही साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी का कंसेप्ट भी है, जिसपे बहुत सारी खोज हुई है, बहुत सारी रिसर्च हुई है कि जो फेथ बिल्डिंग है, जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, तो उससे हमारी जो फिजियोलॉजी है बॉडी की, जो हमारी बायोकेमिस्ट्री है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हार्मोन्स हैं, तो उसमें भी चेंजेस होते हैं। तो हम साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं अपनी, और साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी जैसे बढ़ती है तो उससे हमारी जो बायोलॉजिकल इम्यूनिटी है वो भी इंप्रूव होती है। साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं हम क्वालिटी ऑफ सेल्फ टॉक से, कि हम अपने से जो बातचीत करें वो सकारात्मक हो। जैसा मैंने लेक्चर में भी कहा कि जो चीज हमारे पास अच्छी है, सभी के जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन सभी के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर है। तो जो कुछ ना कुछ अच्छा है, अगर वो उसकी तरफ ध्यान दे तो बाकी चीजें इंप्रूव हो ना हो, लेकिन उसकी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बढ़ती है, उसकी क्वालिटी ऑफ सेल्फ टॉक बढ़ती है। तो जो अपने से अपना संवाद है उसको सकारात्मक करके हम अपनी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि परिस्थितियां और लोग मेरे अनुरूप होंगे, जैसा मैं चाहूंगा वैसा सही होगा। इस बात को हमें साइंटिफिकली समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में किसी का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। इवन देयर आर डिफरेंसेस इन आइडेंटिकल ट्विंस, कि लोगों का व्यवहार, लोगों का स्वभाव और परिस्थितियां हमेशा मेरे अनुरूप नहीं होंगी। तो जैसा एक्सेप्टेंस का भाव अगर मुझ में होगा तो मेरी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बेहतर होगी। अगर मैं होशपूर्वक कामों को करूंगा, माइंडफुली करूंगा, तो रिपीटेटिव थिंकिंग जो है, जो ओवर थिंकिंग है वो कम होगी। ओवर थिंकिंग जैसे कम होगी, ट्रैफिक जैसे कम होगा, तो मुझे
चीजें दिखाई देने लगेंगी, और जब चीजें दिखाई देने लगेंगी तो मैं चॉइस की एबिलिटी एक्सरसाइज कर सकता हूँ। एक प्रोफेसर है सेलिगमैन साइकोलॉजी के, पॉजिटिव साइकोलॉजी के ये प्रोफेसर हैं, और चांस से मेरा स्पेशलाइजेशन भी पॉजिटिव साइकोलॉजी का है, तो कुछ लोगों से संपर्क रहता है ऐसे। तो उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी में या मनोविज्ञान में पिछले 20 साल में सबसे बड़ी कोई खोज हुई है, तो वो खोज यही है कि हम अपने विचारों को चुन सकते हैं। हम चुन तभी पाएंगे जब उनको देख सकते हैं, हम देख तभी पाएंगे जब हम उनके बारे में जागरूक होंगे। तो अगर मैं कुछ अच्छा संवाद अपने से खुद करने लग जाऊं तो मेरी इम्यूनिटी जो है, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी। अगर मैं कुछ सोर्सेज अच्छे डेवलप कर लूं, जैसे कोई अच्छा बुक मैं पढ़ता हूँ, कुछ अच्छे लोगों के संपर्क में मैं रहता हूँ, जो मेरी कुछ कमियों को तो सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी कुछ अच्छाइयों को भी देखते हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे सीखने सिखाने की संस्थाओं में ज्यादा ध्यान इस बात पे दिया जाता है कि हम क्या क्या ना करें, क्या काश ध्यान इस बात पे दिया जाता कि हम क्या क्या करें। व्हाट टू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट नॉट टू डू। हम क्या करें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ना करें, इस बात की मैं अपनी ताकत पे खेलने लग जाऊंगा। मतलब लता जी को कोई सजा देनी हो तो क्या हो सकती है कि उनको खेलने ना दे, उनको सॉरी गाने ना दिया जाए। किसी खिलाड़ी के लिए सजा क्या हो सकती है, उसको खेलने ना दिया जाए। ठीक है, अगर हम अपनी ताकत पे खेलते हैं तो बहुत सारी चीजों को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फोकस शुड बी मोर ऑन व्हाट टू डू। तो हम साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को बेहतर करके अपने बायोलॉजिकल इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें आया है राजीव जी का, कि क्या इस दौरान इंडियन पब्लिक का मोरल काफी डाउन है, डिक्लाइन फॉर्म में है? तो मेरा व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सर्वेज क्या कह रहे हैं, रिसर्च क्या कह रही है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सर्वेज रिसर्च ऐसा इंडिकेट नहीं कर रही है कि मोरल काफी कम है, ऐसा नहीं लगता। और बीच बीच में चाहे वो सिंबॉलिक मेजर्स ही हों, चाहे वो दिया जलाना एक छोटी घटना नहीं थी, ठीक है ना, मोरल बूस्टिंग के लिए बहुत जरूरी थी। थाली बजाना एक सिंपल साधारण घटना नहीं थी, मोरल बूस्टिंग के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी थी। तो ओवरऑल कंफ्यूजन की स्थिति तो है, थोड़ा फियर की स्थिति भी है, थोड़ा अनडिसेसिवनेस की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, लेकिन मोरल डाउन है ऐसा कोई सर्वे इंडिकेट नहीं करता कि लोगों का मोरल डाउन है। लोगों में कंफ्यूजन है, असमंजस है, अनसर्टेनिटी भी है, थोड़ी कहीं कहीं थोड़ा फियर भी है, ठीक ना, लेकिन मोरल अभी ऐसा मुझे नहीं लगता कि डाउन है। वो कुछ रिसर्च की भी जो फीडबैक है वो इस तरफ ऐसा नहीं लग सकता, मुझे नहीं लग रही। एक इसमें सवाल है, निम्न वर्ग इस आंदोलन में कैसे योगदान दे सकता है? तो मेरा मानना ये है कि कोई वर्ग निम्न नहीं है। पहला तो मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ, और ये जरूरी भी है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, ठीक है ना, कि अगर हमें किसी को खड़ा करना है, जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में पूरी दुनिया में, अगर हम उसको साइकोलॉजिकल एंगल से देखते हैं तो किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कंट्री को अगर अपने पैरों पे खड़ा होना है, वो गरीबी में खड़ा हो सकता है, वो तो में खड़ा हो सकता है, लेकिन मन से अगर कमजोर है तो खड़ा नहीं हो सकता। तो मन से कमजोरी उसकी तभी निकलेगी जब हम सब में एक भाव पैदा होगा कि हम सब एक ही टीम का हिस्सा है, ठीक ना, और राजा प्रजा का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक ना। तो उसको खड़ा करने में, उसकी सेल्फ एफिकेसी को बेहतर करने में हेल्प मिलेगी काफी अच्छे से। तो पहला पॉइंट तो ये हाँ, प्लीज मैं इसको कंप्लीट कर लूं। और दूसरा ये है कि जितने भी इस प्रोसेस में चीजें देखने को मिली हैं अभी हमें, तो मुझे लगता है, और पार्टिकुलरली जो ये आत्मनिर्भरता का जो बातचीत आई, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से कुछ चीजें सामने आती है, कुछ भी नहीं आती, लेकिन जो एक आम भारतीय है उसका सपना है ये कि मेरे देश की दवाई यहीं बने, मेरे देश के हथियार यहीं बने, मेरे देश के शिक्षण संस्थानों में खोज हो, कुछ ऐसी खोज हो जिससे लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव हो, और हम अपनी नहीं दुनिया का भी ध्यान रख सके। तो एज ए कंट्री मैन मुझे लगता है कि कोई वर्ग
निम्न नहीं है, और हम सभी जो है का सपना है ये कि एक राष्ट्र के रूप में हम बेहतर तरीके से खड़े हों, और वो अभी भी अपना योगदान इसमें दे रहे हैं, और हमें उस योगदान को एक्नॉलेज करके आगे बढ़ाने की जरूरत है। प्रोफेसर राणा, मेरा एक सवाल है। प्रोफेसर राणा, कैन यू हियर मी? आपने कहा what to do and what to not do in the universities you are promoting that what to not to do by the second party। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि मोस्टली हम ये देखते हैं कि सामने वाले को काम करने से कैसे रोका जाए जिससे कि वो हमसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव ना हो जाए या हमसे ज्यादा हो जाए। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? जैसे डॉक्टर सुभाष जी का ये जो सवाल है, अब मैं क्या कहता हूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है सुभाष जी, उस पे तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन साइंस क्या कहती है, रिसर्च क्या कहती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो रिसर्च इस डायरेक्शन में ये कहती है कि व्हेन वी फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ, पीटर डरकर ने इस पे बहुत सारी खोज की, बहुत अच्छे रिसर्चर्स थे मैनेजमेंट के, बेसिकली वो साइकोलॉजी के एंगल से उन्होंने बहुत रिसर्च की फाइंडिंग की कंक्लूसिव लाइन थी कि व्हेन वी फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ्स देयर इज नो नीड टू काउंटर द लिमिटेशंस, कि अगर हम अपनी ताकत पे खेलते हैं तो हमें बहुत सारी कमजोरियों को दूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहला मेरा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये, मैं पूरा आंसर दूंगा आपकी बात का। सेकंड बात ये कि हम अपनी ताकत को पहचाने कैसे, ठीक है? काफी तो हमारे पास हमारी अपनी फीडबैक है, लेकिन कई बार हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट आसपास की फीडबैक से बना होता है, ठीक है ना? बहुत बार दोस्तों से, परिवार के सदस्यों से, इवन शिक्षण संस्थानों में भी, ठीक है ना, कई जगह से फीडबैक मिलती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, और मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट वैसे ही बन जाता है कि शायद मेरे से ये नहीं होगा, क्योंकि वो आसपास के इनपुट से है, वो चीज बनी रहती है, वो बहुत साइंटिफिक नहीं है। हम कहीं ज्यादा उससे ताकतवर हैं जैसा अपने बारे में सोचते हैं, जैसा हमारा अपने बारे में बिलीफ है, उससे ज्यादा ताकतवर है हम। तो बहुत सारे साइकोमेट्रिक टूल्स अवेलेबल हैं अब इसके बारे में, और कई कंट्रीज ने, जैसे डेनमार्क है, फिनलैंड है, बहुत सारे कंट्रीज ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि हम बहुत सारे साइंटिफिक तरीकों से 7th ऑनवर्ड्स ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, 7th से लेके 12th तक हम बहुत सारे साइंटिफिक तरीकों से लोगों की स्ट्रेंथ को साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं, और हम उसको गाइड कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं उसकी, कि भाई तुम्हारी ताकत ये है, तुम इसके अनुरूप अपने कैरियर को चुनो, तुम इसके अनुरूप अपने जीवन के लक्ष्य तय करो, तो तुम्हें कम ऊर्जा से, कम समय से ज्यादा आउटपुट मिलने की संभावना हो सकती है। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि घरों में भी और शिक्षण संस्थानों में भी, जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ एक ही काम शुरू हो जाए। निमहैंस एक हमारा साइकोलॉजी का इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, उसके सर्वे में एक ये फाइंडिंग थी कि टीचर्स और पेरेंट्स अगर ईमानदारी से सुनना सीख लें, सुनना सिर्फ, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, पीएचडी की डिग्री नहीं चाहिए, बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, अगर माइंडफुल लिसनिंग ही हो जाए पेरेंट्स के पास भी, टीचर्स के पास भी, तो बच्चों के पास ताकत भी है, सपने भी हैं और तरीके भी हैं उन चीजों को सोल्व करने के, आगे बढ़ने के, बहुत कुछ है। तो एक ये जरूरी है कि ज्यादा चर्चा इस बात की हो कि उसकी ताकत को पहचानी जाए, ज्यादा चर्चा इस बात की हो कि वो उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी ऊर्जा को उसमें लगा दे, तो बहुत सारी नकारात्मक चीजों से उसका बचाव ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सामाजिकरण में फियर क्रिएट नहीं होना चाहिए, इनहिबिशंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, डर का माहौल क्रिएट नहीं होना चाहिए, ओपननेस का माहौल क्रिएट हो। ओपननेस का मतलब यहाँ ये है कि मैं करना चाहता हूँ अपनी ताकत के अनुरूप किसी कार्य को, तो मैं उसके करने की तरफ आगे बढ़ूं, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग बिहेवियर मेरा हो उसमें। तो ये तब संभव है जब क्या करें हम, ये इसकी गाइडेंस हमारे स्टूडेंट्स को मिले, हम सबको मिले। अब हम ये तो बता देते हैं कि ये 15 चीजें नहीं करनी है, 15 करनी कौन सी है, कई बार इस पे चर्चा नहीं है। कई बार आपसे रिस्क लेने के चक्कर में आप आइसोलेट हो जाते हैं। नहीं, देखिए, जो रिस्क होशपूर्वक है, जो रिस्क माइंडफुल है, जो रिस्क रियलिस्टिक है, बिना रिस्क नो गेन्स,
ठीक है ना। हमें अपने को अपने कॉन्फिडेंस को तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मैंने बताया मन से ताकतवर होंगे तभी कुछ चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो एक रियलिस्टिक रिस्क बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है ना, तभी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और वो तभी ले सकते हैं हम जब हम अपने स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। एक प्रश्न और है सर। डॉक्टर जसवीर जी भारत एक प्रश्न पूछ रहे हैं, 19 का प्रभाव संभावित रूप में आगामी कितने वर्षों तक बना रह सकता है? देखिए, इसके बारे में मेरे पास कोई बहुत बहुत साइंटिफिक आंसर मेरे पास नहीं है इसका। अभी भी ये परिस्थिति अनसर्टेनिटी की है, असमंजस की है, और बहुत ज्यादा ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस वायरस की जो प्रोडक्टिबिलिटी है अभी नहीं है बहुत ज्यादा इसके बारे में कि ये किस तरह से अपना स्वरूप कैसे कैसे बदलेगा और कैसे होगा। और इसका प्रभाव तो अभी भी है और थोड़ा आगे भी रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा ऐसा ऐसा कुछ प्रेडिक्ट मेरी तरफ से नहीं हो सकता। मतलब मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहूं। लेकिन मैं तो एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते ही कह सकता हूँ कि इस प्रभाव की परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचें और कुछ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें, चाहे वो बिजनेस की हैं, चाहे वो हेल्थ की हैं, या जीने के तरीकों की। आज की हमारी गोष्ठी के अध्यक्ष, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे? जी सुन पा रहा हूं मैं। प्रोफेसर दिनेश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो कृपया अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। प्रोफेसर दिनेश कुमार जी आज की हमारी गोष्ठी के अध्यक्ष। माननीय अरोड़ा जी नहीं आएंगे क्या? उनका भी था ना बीच में। अरोड़ा जी का सानिध्य है जी, आपके बाद से आशीर्वचन लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूं, और खासकर पंचनद शोध संस्थान हिसार शाखा द्वारा आयोजित ये प्रोग्राम जो आज की गोष्ठी हुई, जहां पर हमारे राणा साहब प्रोफेसर अभी वक्तव्य मिला, उसके बाद कुछ चीज़ें मैं अपने हिसाब से जो कहना चाह रहा था उसके बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर जी का, उपाध्यक्ष डॉक्टर बंसल जी का, और वहाँ के पैटर्न जो हैं हमारे डॉक्टर गोयल, और सभी जो हिसार शाखा के जो और पंचनद शोध संस्थान शाखा के पदाधिकारी हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझको यहाँ पर अपने बीच बुलाकर ये मौका दिया कि मैं आज आपकी बात सुन सकूं और इसका हिस्सा बन सकूं। खासकर ये जो आज टॉपिक जो आपने चूज किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। प्रोफेसर संदीप जी, राणा जी ने तो इसको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है इसके बारे में, और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, क्या हमें करना चाहिए, बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर बात भी की, और सच में बहुत बड़ा अच्छा वक्तव्य इनका रहा। मैं उनको इसके लिए बधाई भी देता हूँ कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिन बातों को यदि हम अपने जीवन में ठीक से ढालें तो ये कोविड नहीं, कोविड के बजाय कोई भी परिस्थिति हो उसमें भी हमें उसका भी सामना करने में हमें मदद मिलती है। डॉक्टर संदीप जी ने बहुत सारी बातें बताई। इन्होंने शुरू किया एक साइंटिस्ट का नाम लेके कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिनको जो बोल भी नहीं पाते थे और उसके बावजूद भी उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी समाज में। अभी वो हमारे बीच नहीं रहे, पर हाँ, मैं सच में एक भाग्यशाली इंसान इस तरह से हूं कि जो उन्होंने बात कही, मैं उनके 100 मीटर के दूर उनके मेरे को घर में रहने का मौका मिला लगभग 4 साल, और मैंने देखा वो सज्जन जो हमारे स्टीफन हॉकिंग जी, जो साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, उनकी केवल 2 उंगली चलती थी और थोड़ा बहुत और मोशन चलता था, थोड़े कोई छोटे मोटे और अंग उनके बॉडी के पार्ट मूव करते थे। और उन्होंने उनकी जो लाइफ पर देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि मैं उनकी जो लाइफ थी उसको काफी नजदीक से देख पाया,
मैं एक ऐसा भाग्यशाली इंसान था कि उनकी काफी सारी चीजों को मैं जानता था, उनकी कितनी शादी हुई, उनकी कैसे नर्स उनके साथ में रहती थी, उनको कैसे वो करती थी। एक ऐसे साइंटिस्ट जो कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे, केवल 2-3 उंगली चलती थी और थोड़े बहुत बॉडी के और पार्ट चलते थे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट थे कि उन्होंने ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने उनके लिए एक ऐसी एक चेयर का निर्माण किया, उस चेयर पर बैठ के वो सारा का सारा काम करते थे अपना। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, वो डांस भी करते थे, वो पार्टी अटेंड करते थे, और उसके उनके जो लेख छपते थे बहुत अच्छे अच्छे जर्नल में लेख छपते थे। उनका जो भाषण होता था कभी कभी 500-700 लोगों तक हॉल खचाखच भर जाता था। और ऐसे व्यक्ति के बारे में जब बात की तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, संदीप जी ने बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल लिए। और मैं इस बात को जो चर्चा ये कर रहा हूं इसलिए बात मैंने कही, यदि किसी की इच्छा है, किसी व्यक्ति की यदि काम करने का मन है, अच्छा करने का मन है, तो कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। आप देखो ना, 2 उंगली चलाने वाला व्यक्ति, वो केवल उनके लिए कैसी चेयर का निर्माण कर दिया गया कि वो हर चीज कर पा रहे थे लाइफ में। तो हम जब सब लोग जो इतने अच्छे हैं, जबकि हर हमारे हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, पूरा दिमाग चल रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग, तो क्या हम जो स्टीफन हॉकिंग जो कर पा रहे थे, क्या हम उनसे आधा भी कर लें या 1/4 भी कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने अपने वक्तव्य में उनका जिक्र किया। मैं संदीप जी को बहुत वो करता हूं कि आपने सच में एक ऐसी वैज्ञानिक का नाम लेके बड़ा आज आपने हमें बड़ा खुश किया। इसलिए दूसरा, जैसा आपने कहा कि कोविड के ड्यूरिंग, क्योंकि खासकर आज का जो सब्जेक्ट है कि कोविड के ड्यूरिंग और कोविड के बाद हम अपने आप को कैसे हाई स्पिरिट में रखें, कैसे खुश रखें, कैसे ऐसे रखें कि जिंदगी जिए जाएं, कहीं जिंदगी जीने में कोई असर ना आए, ऐसी चीजों के साथ में हमारी बात की आज चर्चा हो रही है। तो आपने सबने देखा होगा, इनफैक्ट जब मार्च में कोविड का अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ फॉर्मल तरीके से, तो एक बार तो सच में हमें यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ये लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बंद हो गया, अब तो लगता है पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसी अनसर्टेनिटी लाइफ में बन गई थी। लेकिन थैंक्स टू द साइंटिस्ट ऑफ आवर कंट्री और सारे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं, सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया रही, खासकर हिंदुस्तान में। अगर मैं चारों तरफ और दूसरे देश देखूं अपने साउथ एशिया में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये सब में देखा जाए तो हिंदुस्तान में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया रही। तो मैं तो इसको पॉलिसी प्लानर जो हमारे देश के हैं उनको धन्यवाद करता हूं कि इस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की वजह से हम सब कुछ नॉर्मल ढंग से, ऑलमोस्ट, मैं ये तो कहता नहीं 100%, पर ऑलमोस्ट 95% हम काम काफी चीजों में करते रहे। पढ़ाई लिखाई भी हमारी 70% के करीब, हमने तो एक सर्वे कराया था अपनी यूनिवर्सिटी में कि कितने परसेंट पढ़ाई लिखाई हुई, तो कुछ लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं थे, कुछ के पास कनेक्टिविटी नहीं थी, पर मेरे को लगता है 70-75% के करीब, जैसा मेरे टीचर्स ने मेरे को बताया, ये सर्वे के बाद में पता चला कि सक्सेसफुल रही टीचिंग लर्निंग। तो देखो ना कि ऐसा देश, ऐसा एक हिंदुस्तान देश जहां पर एक जमाना ऐसा था जब बहुत सारी चीज अनसर्टेनिटी रहा करती थी, बहुत सारी मौतें भी हुई। 1920 में जब एक ऐसी त्रासदी हुई, जब पेंडेमिक हुआ, आप सभी लोग बात ही कर रहे थे, करोड़ों लोग उस समय डेथ हुई थी। अभी आप हमारे राजेंद्र जी ने एक सवाल पूछा, जी डरना क्यों है इस चीज से जब कुछ हो तो रहा ही नहीं है। बात तो उनकी सही है, लेकिन आज अब 100 साल बाद हमारा भारत देश बहुत बदल गया है। अब हम नहीं चाहते कि हमारा देश में 1% भी नुकसान हो। ठीक है कि लोग बहुत कम मर रहे हैं, लेकिन 1% भी क्यों मरे हैं, क्यों ना 100% हम इसको ओवर पावर करें इस बीमारी को। तो इस वजह से ये डर जरूर बैठा हुआ है, बस सच है। लेकिन कहने का मकसद मेरा दोबारा यही है कि हिंदुस्तान बहुत तेजी से बदलता हुआ देश है। इस देश में हमारे पास ऐसे ऐसे वैज्ञानिक और ऐसे पॉलिसी प्लानर रहे, उसकी वजह से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एक इतनी बढ़िया मिली, सबको के काम नॉर्मल होते रहे। और बिजली की, देखो आपसे आज 10 साल पहले अगर आप देखते, 7-8 साल पहले की बात करता हूं, तो लाइट कभी भी 100% आपकी जो पावर थी, इलेक्ट्रिक पावर थी, कभी नहीं होती थी। मेरे को कोई दिन याद नहीं है कि फरीदाबाद में कभी 5 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा लाइट गई हो, पावर गई हो। तो अगर पावर भी ना होती तो भी बीमारी बहुत प्रॉब्लम हो जाती हमारे लिए।
लेकिन देखो जो हमारे जीवन की रेखा को चलाने में दो इंपॉर्टेंट चीजों ने काम किया, इलेक्ट्रिक पावर और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इन्होंने हमें नॉर्मल लाइफ जीने के लिए एक राह दिखाई। तो मैं समझता हूं कि एक हिंदुस्तान और हम जब सब लोग भारतीय बड़े भाग्यशाली हैं कि नॉर्मली सारा कुछ काम हमारा ठीक ठाक चलता रहा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% ठीक चलता रहा, पर ना काफी सारी चीजें चलती रही। वर्क फ्रॉम होम भी चलता रहा। आपने देखा होगा अब तो कंपनी जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारे लोग यही कहते हैं कि यार घर आने की, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से काम करो, और दे आर मोर लेस हैप्पी। उनको लगता है कि हमारे आने जाने में समय बचेगा और पैसा बचेगा और ऑफिस का स्पेस नहीं लेना पड़ेगा, सारी सुविधाएं वो आप घर की अपनी यूज करेगा बैठ के। इंडस्ट्रीज का नॉर्मली काम ऑलमोस्ट सुचारू रूप से चल रहा है। इसी तरह से टीचिंग लर्निंग में भी रहा, इसी तरह से बहुत सारी और गतिविधियों में भी रहा। और थैंक्स टू हमारे जो खासकर रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने हमें इन दिनों, मैं उनका ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको कभी घर में बैठकर कभी दूध की समस्या आई क्या, कभी साग सब्जी की समस्या आई क्या, कभी खाने पीने की चीजों में कभी कोई समस्या आई क्या? नहीं, सब कुछ मिलता। चाहे कर्फ्यू रहा, चाहे जनता कर्फ्यू रहा, चाहे लॉकडाउन रहा, चाहे कुछ भी रहा, लेकिन खाने पीने की चीजों की कोई समस्या नहीं आई, कोई कमी नहीं आई, जैसा मेरे को लगता है अखबारों के माध्यम से और जैसा मैंने अपने फरीदाबाद में अपने घर में भी फील किया। हो सकता है कुछ परसेंट कहीं कमी रही हो सकता है कि जो हमारे जो भाई जो दूसरे स्टेट से आए थे उनको कुछ परेशानी रही हो, उन दिनों कुछ समस्या रही, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल पब्लिक को घरों में रोज की जो जरूरत की चीजें थी वो मिलती रही। तो मैं तो इसके लिए अपने जो हमारे रूरल एरिया में जो हमारे लोग, हमारे फार्मर, हमारे किसान भाई, उन्होंने कितना इस समय परिश्रम किया, उसी की वजह से हमारा देश चलता रहा ठीक ठाक सुचारू रूप से। तो ये सारी चीजें नॉर्मल चलती रही। लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल अपने आसपास के वर्क प्लेस में बताना चाहूंगा कि सभी लोगों को सैलरी भी घर में मिलती रही। जो गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल्स हैं, टीचर्स हैं, जो भी हैं, सबको कोई परेशानी नहीं आई। एक दिन की सैलरी भी उनकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम पे मिलती रही। खासकर प्रॉब्लम आई जो हमारे छोटे छोटे जो बिजनेस करने वाले जो वो हैं या वेंडर्स हैं या फिर प्राइवेट जॉब में जो काम करते हैं, उनको प्रॉब्लम आई। तो कुछ ऐसा मिक्स रहा कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई और कुछ लोगों की नॉर्मल लाइफ चलती रही। तो उसमें हमारी सरकार ने काफी सारे इनिशिएटिव भी लिए, लेकिन मेरे को लगता है कि इनिशिएटिव काफी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समस्या भी रही और उसके ऊपर कुछ हम लोग सब काम भी करते रहे, चिंता का विषय है। लेकिन कुल मिला के स्थिति का यदि मैं अवलोकन करूं, सबका सोचूं, तो ये कहूंगा कि भारत जैसे देश ने, इतना बड़ा देश रहते हुए भी इस समस्या को, इस त्रासदी को ठीक से उसका सामना किया। किसी ने मेरे को कहा कि सर मोदी जी को भारत बंद नहीं करना चाहिए था, लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं थी, क्या है, कुछ बिगड़ तो रहा नहीं है, किसी की डेथ नहीं हो रही, थोड़े बहुत लोग तो ऐसे ही जाते ही रहते हैं, नॉर्मल बीमारियों से भी जाते हैं, कोई खास बात नहीं है। पर मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये लॉकडाउन की जो प्रक्रिया की वो बहुत जरूरी थी। आपको याद होगा लगभग मार्च में हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज थी कितनी कम थी, हमारे पास मास्क बनाने की भी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, पीआईपी किट तो मिलती नहीं थी, जो पीपी जो किट थी वो तो मिल ही नहीं रही थी, बहुत कम किट थी, सारी चाइना से इधर उधर से आती थी। लेकिन पिछले 2 महीने में जिस तेजी से देश में इनके ऊपर काम हुआ, ये हमें सक्षम बनाने की डायरेक्शन में हमें मदद मिली। अगर ये लॉकडाउन ना होता तो पता नहीं क्या होता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति, जो लोग ये कहते हैं कि शायद ये लॉकडाउन ही ठीक नहीं था, वो गलत हैं, क्योंकि अदरवाइज पता नहीं क्या होता, कितने करोड़ों में एक तरह से ये बीमारी फैलती और क्या हो जाता कोई ना जाने, क्योंकि किसी को पता नहीं इस बात का क्या होता। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज हमारे संदीप जी ने जो अपने वक्तव्य में सारी चीजें बताई कि किस तरीके से अपने आप को आपको पॉजिटिव रखना है और किस तरीके से काम करना है। मैं तो कभी कभी हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि सर हम बहुत ज्यादा, जैसे उन्होंने कहा जी डिमोरलाइज्ड वर्ड ठीक नहीं है, पर वो वर्ड कई बार हमारे स्टूडेंट यूज करते रहे, सर मैं बहुत डिमोरलाइज्ड हो गया। मैं बार बार उनको मैंने कहता हूं कि भाई क्या प्रॉब्लम होगी, डिमोरलाइज क्यों हो गए हो, क्या हो गया? आपकी पढ़ाई नहीं हुई, आपके एग्जाम नहीं हुए,
आपको थोड़ी जॉब लग गई थी या जॉब मिली नहीं इमीडिएटली, अभी जॉब ज्वाइन नहीं कर दी, और ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि ठीक है, मैं तो कह सकता हूं ये कि अगर आप इसको इस तरह से सोचो कि ये 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या साल, अगर आप ये सोचो मेरी जिंदगी में था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरा संसार ही एक तरह से एक प्रॉब्लम में जूझ रहा था। ये तो नहीं है कि ये श्याम कुमार की जॉब मिल गई और रामलाल को नहीं मिली, या दिनेश कुमार को नहीं मिली, या किसी को मिली किसी को नहीं मिली, ऐसा तो नहीं। ये सभी के साथ ऐसी प्रॉब्लम थी। जब सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम थी, पूरे समाज में ऐसी त्रासदी आई है, तो हम सब लोगों को कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी के साथ में काम करना पड़ेगा कि कुछ नहीं होता, ये एक समय आया है, ये समय बीत जाएगा और एक अगला अच्छा समय भी आने वाला है। और जब ऐसी सोच के साथ काम करेंगे तो जरूर आप इससे ओवर पावर करेंगे, इस प्रॉब्लम से। जो स्ट्रेस है आपके मन में, जो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है आपके मन में, वो सारी खत्म हो जाएगी। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स को एक लीव मिलती है, उसका नाम है सैबेटिकल लीव। सब लोग जानते हैं, यहाँ पर काफी सारे हमारे शिक्षाविद बैठे हुए हैं। ये स्टूडेंट भी यही सोच रहे हैं कि हमें भी सैबेटिकल लीव मिल गई है और हमें कुछ इस लीव में पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही, कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो हमारी मर्जी आए। क्यों ना सारे लोग जो इस समय खाली घरों में जब लॉकडाउन की स्थिति में बैठे हुए हैं, हम क्यों ना इस समय को ऐसा यूज करें, जो हमारे मन में कभी कभी चीजें रहती थी कि यार काश मेरे पास समय होता तो मैं ये करता। क्योंकि आपने देखा होगा मार्च से पहले हमारे पास में कभी समय ही नहीं होता था किसी चीज के लिए। ना हमारे पास अपने लिए समय था, ना हमारे पास माँ बाप के लिए समय था, ना हमारे पास बच्चों के लिए समय था, और हम जीवन की आपाधापी में, भाग दौड़ में इतने बिजी थे कि हमारे पास यही वाक्य होता था कि यार टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूं। पर अब जब समय है हमारे पास में, तो क्यों ना हम उस समय को ठीक से यूज करें, और ऐसा यूज करें कि जो हमारे मन की इच्छाएं थी, जो हमारे मन में कुछ एक्स्ट्रा करने की, म्यूजिक की, गाने की, कंप्यूटर सीखने की, या कुछ और चीज सीखने की, तो वो चीज करें। और ये करोगे तो आपको जैसे ही जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, इससे वैक्सीन जब आ जाएगा इसका, या सिचुएशन जब नॉर्मल होगी, तो आपको बहुत खुशी होगी। आपको इतनी खुशी होगी, देखो मैंने उस समय का सदुपयोग करके ये सारी चीजें की। तो मैं तो अपने विद्यार्थियों को, अपने टीचर्स को यही कहता हूं बार बार कि इस समय को, इसका सदुपयोग करो, इसमें अपने आप को स्ट्रेस फील मत करो। जैसा जैसा हमारे संदीप जी ने बताया कि सुबह हमारी ऐसे शुरू होनी चाहिए, एक योग की क्रियाएं करके, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, अपने मानसिक तनाव को दूर करते हुए, मेडिटेशन करते हुए किस तरीके से हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, इसके बारे में हमें काम करना चाहिए। और यदि हम सारी चीजें ऐसे करेंगे, आई टेल यू कि हो सकता है ये हमारे न्यू नॉर्मल बन जाए लाइफ का, कि हमने जो सुबह एक्सरसाइज करना भूल गए थे, टाइम से सोना भूल गए थे, सारी चीजें हमारे न्यू नॉर्मल लाइफ में आ जाएं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोविड-19 की वजह से हम, देखो कई लोग तो सोचते हैं हम इससे खराब हो गए, मैं कहता हूं इसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो हमारे अंदर खराब थी, उनको सही करके नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करें। तो आपने सभी ने देखा होगा कि आजकल हम बीमार वैसे तो बहुत कम हो रहे हैं। मेरे को तो 3 महीने में कभी जुकाम भी नहीं हुआ। आई टेल यू डॉक्टर साहब, मेरा पेट कई बार बहुत खराब होता था पिछले सालों से। हर बार, हर महीने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी। क्यों? ट्रेवलिंग की वजह से खाना बाहर खाते थे, इधर उधर जाते थे, और हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी। मेरे को 3 महीने से जुकाम क्या, खांसी क्या, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब एनवायरमेंट सुधर गया, फूड हैबिट सुधर गई, आपकी लाइफ का स्टाइल जीने का चेंज हो गया। तो क्यों ना हम इन सारी चीजों को, जो अच्छी चीज होगी लाइफ में, इनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं, और जिंदगी को जीने के लिए आगे जो कुछ चीजें में जो कमी है, उन चीजों को ओवर पावर करते हुए बेटर करने के लिए सोचें, समाज में अच्छा करने के लिए सोचें। आपने अभी बात कही आत्मनिर्भर भारत की। अब देखिए, अगर कोविड ना होता तो शायद हम ये कभी सोचते भी ना कि यार हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। हो सकता है कोविड ना होता तो चाइना भी ऊपर ना जाता, क्या पता, चाइना ने भी शायद कोविड का बहाना लेते हुए ऊपर गया। और हमने कभी सोचने पे मजबूर भी नहीं होते कि उनके ऐप को बंद करें, क्योंकि चाइना से माल हम जाने अनजाने में ये जानते हुए भी कि ये गलत है, पर ऑलमोस्ट इंडिया की सारी चीजें, बहुत सारी चीजें चाइना से आती थी। हमने कभी सोचा ही नहीं कि, क्योंकि हमें ये अंदाजा ही नहीं था कि चाइना के साथ प्रॉब्लम होगी, तो बहुत सारी चीजें हम चाइना से ही मंगाते रहे।
आप हम कहते हैं फार्मेसी में, दवाइयों के क्षेत्र में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, पर आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि जो दवाई के लिए जो प्रीकर्सर है, जो शुरुआत मटेरियल है, वो हम चाइना से मंगवाते हैं और इंडिया में बनाने की जगह ही नहीं है। अगर इमीडिएटली हमारा सारा कुछ बंद हो जाए तो हम कहां से लाएंगे? तो अब ये सारी जो परिस्थिति बनी कोविड की वजह से, इन परिस्थितियों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया और हमें सही कर दिया। इन्होंने एक सही डायरेक्शन भी दे दी कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा यदि सही से रहना है। और इसकी वजह से सारे संसार में, अब देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कोविड सिचुएशन को संभाला, हमारे देश की सभी, खासकर अमेरिका जैसे बड़े कंट्री ने तारीफ की कि इंडिया इतनी ज्यादा टेस्टिंग कर रहा है। उन्होंने ट्रंप ने तो ये कहा है कि टेस्टिंग सबसे ज्यादा अमेरिका में है और यदि उसके बाद ज्यादा है तो कहीं ना कहीं केवल हिंदुस्तान में है। और उस टेस्टिंग की वजह से और सारे हिंदुस्तान का जो आगे जो नाम हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि एक हिंदुस्तान में आने वाले समय में जो बिजनेस की और बाकी अपॉर्चुनिटीज, नई नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। और जैसा संदीप जी कह रहे थे कि इकोनॉमी, हो सकता है कि जैसी लॉकडाउन स्थिति नॉर्मल हो, इकोनॉमी इतनी तेजी से ऊपर बढ़े कि हिंदुस्तान एक बार ऊपर जो हमारे टॉप कंट्रीज में उसकी लीग में आए। और कुछ दिनों में यदि हम ठीक से काम करें, मैं तो अपनी यंग जनरेशन को कहता हूं कि इन दिनों में हमको सबको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल अपने अंदर लर्न करने के लिए, अंदर डालने के लिए कुछ काम करना चाहिए। इस 5-6 महीने का सदुपयोग करके कुछ एक्स्ट्रा चीज सीखें, जिससे कि जैसे नॉर्मल सिचुएशन हो, हम मार्केट में हमारी बहुत वैल्यू रहे, हमारी इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम बच्चों को जॉब दिलवाने में मदद मिले उसकी वजह से। तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि इस समय का सदुपयोग करते हुए नए आने वाले समय के लिए हम प्रिपेयर हो जाएं। क्योंकि अगर हमारे पास इंडस्ट्रीज बहुत आ गई लेकिन मैन पावर नहीं है, मैन पावर दोबारा में चाइना से मंगवानी पड़ी, तो दैट इज नॉट ए गुड थिंग। तो हमें सब लोगों को ऐसा करना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, कि जिस एरिया में मैन पावर की जरूरत है उस एरिया में मैन पावर हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करें। और आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत के लिए जिस तरीके से माहौल बन रहा है, जिस तरीके से सारे कंट्री इकट्ठे लामबंद हो रहे हैं और कह रहे हैं कि चाइना का अल्टरनेट कुछ ना कुछ ढूंढना है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि चाइना का अल्टरनेट हमारे हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है, हिंदुस्तान बन सकता है। और हमें मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो बहुत सारी जो ऐसी सिचुएशन जो बनती हैं उससे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं निकलती है। और ऐसा लगता है कि कोविड की वजह से जिंदगी थोड़ा डिस्टर्ब हुई, लेकिन इसमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, काफी कुछ करने को मिल रहा है। और इन शब्दों के साथ में आप सबका, खासकर पंचनद शोध संस्थान हिसार की शाखा द्वारा आयोजित जो प्रोग्राम है, आपने मेरे को समय दिया और बुलाया, मैं सबका आपका धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। और खासकर हमारे जो प्रधान, जहाँ के अध्यक्ष महोदय हैं डॉक्टर जगवीर जी, और हमारे डॉक्टर एस सी गोयल जी और डॉक्टर अरोड़ा जी, और सभी जो यहाँ पे सभी हैं बुद्धिमान व्यक्ति, उन सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को बुलाया। और डॉक्टर कुठियाला साहब को भी नमन करता हूं, आप भी यहाँ पर हैं, जैसा मेरे को पता चला है कि आपका भी हमें यहाँ पर सानिध्य मिला। आपको इन शब्दों के साथ आपका पुनः धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सर, आपका अध्यक्षीय उद्बोधन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहा। आपने अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ पूर्ण रूप से जो कहते हैं कि आपने एक जस्टिस किया। आपका अध्यक्षीय उद्बोधन अति सुंदर और सरल रहा।